नमस्कार। कृषि जगत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे प्रदेश को सेब राज्य के रूप में जाना जाता है। हमारे प्रदेश की आर्थिकी में बागवानी का एक महत्वपूर्ण घटक रहता है। सेब बागवानी में पोषक तत्वों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाना चाहिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो पोषक तत्व सभी जीवों के लिए आवश्यक है। पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स, चाहे वह मानव हो, पशु हो या हमारे पेड़ पौधे हों। परंतु जो हमारा आज का विषय है वह सेब बागवानी को लेकर के है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में विशेष रूप से आमंत्रित हैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जोशी जी। डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी डॉक्टर यशवंत सिंह औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के फल विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं और आज के विषय पर हम इनसे संपूर्ण जानकारी आपको दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे। मेरा सभी किसान एवं बागवान भाइयों से यह करबद्ध निवेदन है कि वह इस कार्यक्रम को अवश्य देख भी रहे होंगे या देखें, और जो भी जानकारी डॉक्टर साहब द्वारा आपको दी जाती है उसका आपको अवश्य लाभ मिलेगा और आप उसका लाभ उठाएं। डॉक्टर साहब, न्यूट्रिएंट्स वैसे तो हर जीव के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन हमारा जो आज का विषय है वो सेब बागवानी को लेकर के जी तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पोषक तत्वों से क्या अभिप्राय है। जी सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के सभी बागवान भाइयों को नमस्कार। मैं पोषक तत्वों के प्रबंधन के बारे में अभी कुछ बातें रखूंगा जी जिसमें मुख्यतः सेब की बागवानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पोषक तत्व वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनको हम पौधों की अच्छी बढ़ोतरी के लिए, अच्छे विकास के लिए और उच्च क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाले फलों की पैदावार के लिए मुख्यतः मिट्टी में या फिर छिड़काव द्वारा पौधे में अप्लाई करते हैं। जी तो इन पोषक तत्वों में जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, बोरोन है। इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका इनमें पौधों के न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर देखें हम तो अच्छी सेटिंग के लिए, अच्छी उसमें पत्तों का कलर के लिए, फ्रूट्स का कलर के लिए इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका मानी गई है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने विभिन्न पोषक तत्वों के विषय में बताया, जी फलदार पौधों में इसकी क्या महत्ता रहती है। जी फलदार पौधों में अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें दो तरह के पोषक तत्व होते हैं। एक को हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं जो ज़्यादा मात्रा में पौधे को चाहिए होते हैं, और दूसरे होते हैं जिनको हम मीज़ोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं जो थोड़ी सी कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। और उसके अलावा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी रहते हैं जिनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट भी कहते हैं, जिसमें आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, बोरोन ये उस कैटेगरी में आते हैं। मीज़ोन्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भी आता है। और जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए उनमें नाइट्रोजन है, पोटाश है और फास्फोरस है। ये तत्व इस कैटेगरी में आते हैं और इनकी ज़्यादा मात्रा पौधे के अच्छे विकास के लिए चाहिए। पौधे की अच्छी बढ़ोतरी, वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई, फल सेटिंग हो गई, या फिर फलों का कलर से संबंधित कोई समस्या रहती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जलनीय समस्या आती है। दूसरे केमिकल कंपाउंड्स भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम न्यूट्रिशन के द्वारा कैसे पौधों का अच्छा विकास, अच्छी गुणवत्ता वाले फ्रूट्स ले सकते हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका मानी गई है। तो डॉक्टर साहब, जो फलदार पौधों की, जैसे कि आपने अभी विभिन्न न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया, जी तो फलदार पौधों के लिए स्पेसिफिकली कौन कौन से प्रकार होते हैं और इसका प्रयोग किस प्रकार होना चाहिए। जी जैसे अनिल जोशी जी मैंने बताया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन पौधे को इसके वेजिटेटिव विकास के लिए, वानस्पतिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पत्तों का कलर हरा होना चाहिए, डार्क रेड होना चाहिए। ये किसकी वजह से है? नाइट्रोजन की वजह से है। फास्फोरस की अगर कमी के लक्षण आ जाएं तो पत्ते का साइज छोटा रह जाता है और साथ ही उसमें जो फल सेटिंग है वो भी कम रहती है। और जो पोटाश की अगर कमी की लक्षण आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे हम इसको म्यूरेट ऑफ पोटाश के तौर पे भी अप्लाई करते हैं मिट्टी में,
तो इससे पत्ते का रंग गहरे नीले रंग का हो जाएगा और बाद में जैसे इसकी कमी और खलेगी तो पत्ते भूरे रंग के हो जाएंगे और इस पे जो पत्तों का मार्जिन होता है जिसको हम लीफ लैमिना भी कहते हैं तो उसमें जो धब्बे भूरे रंग के धब्बे बन जाएंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे पत्ता झुल चुका है जी। तो इस तरह की कमी के लक्षण भी आते हैं। तो ये 3 तो मेजर तत्व ऐसे हैं एनपीके, नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस। जी जी डॉक्टर साहब, ये तो बात रही फलदार पौधों को लेकर के। जी जैसा कि आज का मूल विषय है सेब बागवानी को लेकर के, तो डॉक्टर साहब हिमाचल प्रदेश में सेब की क्या संभावनाएं हैं और पोषक तत्वों से जी किस प्रकार हम प्रबंधित करके उसके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि हिमाचल प्रदेश को एप्पल बॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल। अगर हम कुछ आंकड़ा देखें तो सेब की बागवानी हमारे प्रदेश में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर सालाना देती है। जी तो पौधे में मिट्टी की जो बनावट है, मिट्टी में उर्वरता है, मिट्टी का पीएच मान है जो पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। अब मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए? सबसे पहले तो न्यूट्रिशन आता है मिट्टी में। मिट्टी में हर तरह का तत्व है, लेकिन वो तत्व किस तरह हम यूटिलाइज कर सकते हैं पौधे को, उसमें जीवाणुओं की भूमिका भी आती है। उसमें हम कुछ खाद्य डालते हैं जो केमिकल खाद्य भी रहती हैं, तो मैं आप बीच में बताऊंगा, वो उदाहरण भी उसमें बीच बीच में बताता रहूँगा। तो ये उर्वरक हम तो अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग में फार्म यार्ड मैन्योर डाला करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर डाला करते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटाशियम भी होता है, लेकिन कम मात्रा में रहता है। लेकिन ये जो जितने भी फलदार पौधे हैं इनकी ग्रोथ के हिसाब से हमें न्यूट्रिशन अप्लाई करना है। जैसे आजकल तो फ्लावरिंग का सीज़न है, तो पौधों का वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज स्टार्ट हुई है 1 महीना पहले, हाफ इंच ग्रीन पत्ती आई। उस स्टेज पे भी हम कुछ मिट्टी में, वैसे तो दिसंबर जनवरी में मिट्टी में उर्वरक डाले जाते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे भी पोषक तत्व हैं जो मिक्स फर्टिलाइजर के तौर पे भी हम उनको फोलियर स्प्रे के तौर पे डाले जा सकते हैं। जो ढलान वाली मिट्टी होती है, जो मध्य क्षेत्रों वाली ढलान वाली मिट्टी होती है, वो ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है सामान्यतः। तो हमने मिट्टी में एक तो पीएच मान ये देखना है, मिट्टी की उर्वरता देखनी है। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हुआ मिट्टी में तो उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी मानी जाएगी। और जो पौधे को जो नमी रखनी है और पौधे के लिए जो समय पर नमी की आवश्यकता पड़ेगी, मॉइस्चर का पड़ेगी, जीवाणु हमें न्यूट्रिशन उपलब्ध कराते हैं, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए इस तरह की मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने इतना सारांश में बताया, यदि हम बात करें तो एक मिट्टी का स्वस्थ होना, मृदा का स्वस्थ होना बहुत ही, तो इसके लिए मृदा परीक्षण भी हमारे किसान बागवान करा सकते हैं जी, क्योंकि अब तो इसके आपकी शायद जिसे कहते हैं मोबाइल वैन्स भी है, उसके द्वारा भी टेस्टिंग हो सकती है जी। तो उससे जो है पता लग जाएगा कि मृदा में कितने पोषक तत्व है और कितने नहीं है, उसके अनुरूप इनका प्रयोग किया जा सकता है। जी। डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं कि मार्केट्स में बहुत से केमिकल प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं जिनमें पोषक तत्व भी है जी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें जोशी जी मैं बागवान भाइयों को बताना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ जोड़ना, क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, नेचुरल फार्मिंग की, और इधर हम बात कर रहे हैं केमिकल के प्रोडक्ट्स आगे जिनमें पोषक है, तो ये थोड़ा सा अपने आप में एक हास्यास्पद भी लगता है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा किसान बागवानों को आप इसमें जो है विस्तार पूर्वक बताएं ताकि उनके जो मन की जिज्ञासा, संशय दूर हो सके। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बागवान भाइयों को मैं ये अपने विचार इसमें शेयर करना चाहूँगा। जो 1960 के दशक में जब ग्रीन एवोल्यूशन आया था, तो उस टाइम जो भी हाइब्रिड वैरायटीज़ बनी थी, तो उन वैरायटीज़ की ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट थी। तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने के बाद पैदावार भी ज़्यादा लेनी थी हमने। तो उसमें जो सबसे पहला प्रोडक्ट, जैसे हम बात कर लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ रही थी, है ना, हमें हर चीज़ देखनी पड़ रही थी। तो पोषक तत्व एनपीके हम 12-32-16 जैसे हम यूज़ करते थे। तो 12 उसमें नाइट्रोजन था, 32 उसमें फास्फोरस है और 16 उसमें पोटाशियम था। तो देखो उस जमाने से ये चल रखा है, मार्केट में आज भी ये चल रखा है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक वैज्ञानिक विधि द्वारा हमने
इन तत्वों का प्रयोग करना है जी जो पौधे की स्टेज के हिसाब से ज़्यादा लाभदायक बने। अब देखो उसमें 32% फास्फोरस था। हम बोलते हैं कि फास्फोरस है पौधे को तीसरे साल में डालना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो मिट्टी में फिक्स होने की बहुत ज़्यादा फिक्स हो जाता है। मतलब बोलने का ये है कि वो पौधों को उस सीजन में मिल नहीं पाता है, पौधों की जड़ें उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती है, उसमें 10-15% ही मिट्टी से पौधे को उस सीजन में उपलब्ध हो पाता है, तो बाकी का तो फिक्स हो गया। तो हम हर साल ही अगर मिक्सचर इस तरह डालेंगे तो वो फास्फोरस डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो रही है। नाइट्रोजन के साथ कोई ऐसा इशू नहीं है। नाइट्रोजन तो एक ऐसा है कि हाईली मोबाइल नेचर का है, तो ये तत्व ऐसा नहीं है फास्फोरस में। लेकिन जो हमारे मिट्टी में दोमट मिट्टी है, क्ले है, या फिर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है, उनके साथ इस फास्फोरस को फिक्स होने की बड़ी संभावना है। तो ये तत्व तो उस टाइम मिक्सचर के तौर पे चला था। ऑर्गेनिक मन्योर आजकल चली है। ऑर्गेनिक मन्योर हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। FYM है, यूज़ करते हैं। अब कंसेप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग का आ चुका था, हमने बोल दिया कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें, कि जितने भी रासायनिक खादें थी हम इनका प्रयोग कम करते हुए चलें और रासायनिक के साथ साथ हम ऑर्गेनिक मैन्योर कॉम्बिनेशन में डालें। तो ये टाइम भी आया, तो केमिकल निकला, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आया, ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग से आई है, नेचुरल फार्मिंग। देखो नेचुरल फार्मिंग, मैं तो बोलूँगा कि ये नेचुरल फार्मिंग की तो बहुत ज़्यादा संभावना है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होते हैं कि नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, फ़र्क क्या दोनों में। मान ली बात, फ़र्क इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग में हमने जितना भी हमारा लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज है वो हमने यूज़ किया। बिल्कुल सही। इसमें हमने लोकल मिट्टी भी यूज़ करनी है, अपनी गाय का गोबर भी यूज़ करना है, गांव का यूरिन भी यूज़ करना है, उसी से हमने प्रोडक्ट्स बनाने हैं। और आजकल हर व्यक्ति जो हेल्थ कॉन्शियस हो गया है जी, और ये हमारी ज़रूरत बन गई है। ये ज़रूरत बनी है। हम ये ना सोचे कि हमारे ऊपर ये थोपा गया है, ये आज हम के समय हमारी एक नीड है, ये हमारी एक आवश्यकता बन चुका है। अब सही बोला, आवश्यकता है, हर कोई अपने हेल्थ कॉन्शियस हो चुका है। बात तो हम बहुत बड़ी कर लेते हैं कई बार कि रासायनिक है, ये पेस्टिसाइडल वाला स्प्रे है। क्यों ना हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ से देखें, और इसमें एक दृष्टिकोण यही अपनाने की जरूरत है हमें कि नेचुरल फार्मिंग में क्या है, एक माइक्रोज को बढ़ावा देना है अपनी मिट्टी में। माइक्रोज हमारे पास मिट्टी में है, लेकिन उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है जो उन न्यूट्रिशन को पौधे के लिए अच्छी तरह अपटेक कर सके। तो हमने जो भी नेचुरल प्रोड्यूस लिया, नेचुरल प्रोड्यूस में क्या करते हैं हम, घन जीवामृत एक डिकॉक्शन बनती है, या फिर जीवामृत बनाते हैं जो हम काऊ यूरिन से बनाते हैं। उसमें हम लोकल मिट्टी भी बगीचे की यूज़ कर सकते हैं, या बंस वाली मिट्टी, फॉरेस्ट मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। वो मिट्टी इसलिए यूज़ करें कि वहाँ का लोकल जीवाणु है, और हमने यूरिन के साथ और उसमें गुड़ डाला, कोई एनर्जी का सोर्स डाला, जो वो जीवाणु वो मल्टीप्लाई कर सके। मल्टीप्लाई अगर नेटिव जीवाणु वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसी चीज़ को हम एज उर्वरक उसमें पौधे के बेसिन में डालते हैं, तो मल्टीप्लाई होने के बहुत चांसेस हैं। और वही जो उसमें केमिकल खादें थी या कुछ भी था, देखो सारी चीजें उपलब्ध हैं, उनको प्लांट उसको ज्यादा अच्छे तरीके से एसेसिबल कर सकते। तो जीवाणु बढ़ाने हैं, सिर्फ रोल इतना सा। और रही बात ऑर्गेनिक फार्मिंग में, हम फार्म यार्ड मैन्योर डालते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर है क्या? अब गोबर है, डिकम्पोज्ड मैटर है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जो ये बताती हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम मिट्टी में डालते हैं, ठीक है, उर्वरता बढ़ी, ये बनावट बढ़ी, स्ट्रक्चर में फ़र्क पड़ रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज का इशू बोल रहे हैं हम, अल्टीमेटली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में वहाँ से इवेपोरेशन। प्रकृति बहुत असंतुलित हो चुकी है, समय पर वर्षा का ना होना, बर्फबारी का ना होना, पानी के स्रोतों का सूखना, ये भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता जा रहा है। जी, तो फर्क इतना है, ऑर्गेनिक इनपुट्स वो भी हैं, लेकिन यहाँ पे नेचुरल इनपुट्स में डिकम्पोज FYM का जो यूज़ है वो प्रोहिबिटेड है। बिल्कुल सही, ये यूज़ नहीं करना है। सिर्फ हमने अपना लोकल घन जीवामृत किससे बनेगा, गांव के गोबर से बनेगा, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं है, हमने उसको सुखाना है, कूट के पाउडर बनाना है, लोकल मिट्टी उसमें काऊ यूरिन उसमें ऐड करना है, कुछ एनर्जी का सोर्स जीवाणुओं के लिए डालना। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। मेरा इसी से जुड़ा अगला प्रश्न, जैसा कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या पोषक तत्वों की उपलब्धता इस खेती के माध्यम से भी की जा सकती है? मैं आपको उदाहरण के तौर पे अभी
हाल ही में हमारे यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रखे हैं इसमें। देखो, एक मैंने आपको एक बात बोली कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बिल्कुल। देखना जी पड़ेगा, बिल्कुल। वो देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी में सबसे पहला मॉडल फार्म हमारा बना, जी। 2018 में शुरुआत हुई। आज करते करते नीति आयोग या नेशनल कमीशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं। जी। आंध्र प्रदेश देखा जाए नंबर 1 पे चला हुआ नेचुरल फार्मिंग में। ऐसा नहीं है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 1.5 लाख फार्मर इससे जुड़ चुका है। आपको उसमें करना क्या है, जो पैकेज एंड प्रैक्टिसेस है पौधों की वही अप्लाई करनी है, जी। पौधे का डिस्टेंस वही रखना है, रूट स्टॉक है पौधा है, ग्राफ्टेड पौधा है, जो डिज़ायर वैरायटी हमने वही रखनी है, लेआउट हमने वही रखना है। लेकिन उसमें जो इनपुट्स हम ऐड करेंगे वो हमने उसमें एक इंटरक्रॉपिंग का भी ऐड करेंगे। इंटरक्रॉपिंग में बेसिन है, बेसिन में हम क्या करते हैं, मल्चिंग करते हैं, वेपोरेशन ना हो जाए मॉइस्चर की, उसमें हम लाइव मल्चिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब लाइव मल्चिंग क्या है, लाइव मल्चिंग में हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई जैसे कोरिएंडर हो गया या ये स्पिनच हो गया या फिर हमारा ये मेथी हो गई, ये क्रॉप्स ऐसी हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको हमने यूज़ करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने जड़ों में लाना है पौधे की। ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं, क्योंकि इन क्रॉप्स को जब हार्वेस्ट करेंगे हम तो इनकी जड़ें तो उसी में रहेंगी मिट्टी में, तो अल्टीमेटली क्या कार्बन है, तो कार्बन हमने अनरिच करना है मिट्टी में। तो इस तरह करके ये कंसेप्ट है नेचुरल फार्मिंग के भी। और रही बात कि ये उर्वरता और ये पौधों की बढ़ोतरी के लिए पोषक तत्व दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये तो 500 ml पर 15 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से अगर 2 बार भी हम फ्रिक्वेंसी यूज़ करें तो मैं समझता हूँ कि पौधों के अच्छा विकास। हमारे पास कुछ मॉडल सेट हुए हैं, आप वेजिटेटिव ग्रोथ देख सकते हैं। हमारे पास एक कीवी का बगीचा भी लगा हुआ है, तो उसमें भी बड़ी अच्छी ग्रोथ है। और तीसरे साल में हमने कीवी में उसमें पहली बार। और सेब बागवानी के लिए तो जो आप ये माध्यम विधियाँ बता रहे हैं ये तो बहुत ही कारगर है। क्योंकि कंसेप्ट यही है, इंटरक्रॉपिंग भी करनी है, कोई भी स्पेस हमने एक्सपोज नहीं रखना है, सारा स्पेस हमने ढकना है, तौलिया भी ढकना है, चाहे हम क्रॉप्स लगाएं उसमें, चाहे मल्चिंग करें। और एक इरिगेशन के लिए चैनल बनाते हैं हम, तो उसी चैनल के माध्यम से हम उसमें सिंचाई करते हैं। तो वो पानी जैसे ही डीप मिट्टी में जाएगा तो पर्कुलेशन से, कैपिलरी एक्शन से पौधों की जड़ों की तरफ जाएगा। डॉक्टर साहब, अब बात आती है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर उर्वरक, जी, इससे क्या अभिप्राय है? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, देखो ईरा आया था ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर, यूरिया, एसएसपी, एमओपी भी आए थे, दूसरे भी कैल्शियम क्लोराइड भी आए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि क्रॉप स्पेसिफिक, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक ये कंसेप्ट जब चले तो इसमें कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी बने कहाँ से, ट्रेडिशनल केमिकल से ही बने हैं ये। तो इसमें एनपीके का मिक्सचर है थोड़ी देर के लिए। अब देखो, कंपनीज जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, बहुत बड़ी कंपनीज हैं, कई सरकारी भी हैं, अर्ध सरकारी भी हैं कई, तो वो क्रॉप नीड के हिसाब से एनपीके की रेशो उसमें एडजस्ट करती है। तो ये मिक्सचर है। अब थोड़ी देर के लिए काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे 19-19-19 करके एनपीके 19% तीनों में है, 13-0-45 है। इसमें क्या 13% नाइट्रोजन है, 0% फास्फोरस है, 45 पोटाशियम है, 0-0-50 और उसमें 50 सिर्फ पोटाशियम ही है। तो ये डिज़ाइन इस तरह किए गए हैं कि क्रॉप नीड और क्रॉप ग्रोथ स्टेज को देखते हुए हम अप्लाई करें। और ये फोलियर भी हो सकते हैं, ये ड्रिप इरिगेशन के थ्रू भी डाले जा सकते हैं। तो दोनों माध्यम से इनका प्रयोग किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हम आज सेब बागवानी के पोषक तत्व प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो सेब पौधों में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारे बागवान उत्सुक हो गए इसको जानने के लिए, तो इस पर आप बताएं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ने टाइम टू टाइम अपनी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑन फ्रूट क्रॉप्स दे रखी हैं। तो उसमें सारणी हम बनाते हैं कि 1 साल के पौधे के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोर, कितना पोटाशियम चाहिए। तो ये तो केमिकल की बात थी। इंटीग्रेशन में हम देखो, इंटीग्रेशन में क्या बोलते हैं, FYM डाल दीजिए। आज हम बोल रहे हैं कि नेचुरल प्रोड्यूस भी हम यूज़ करते हैं, तो जितना FYM डाल रहा था उतना वो नेचुरल प्रोड्यूस भी देता है। जीवाणु हमारे अलग से बढ़ रहे हैं। तो ये
पौधे की उम्र के अनुसार आधार पे ये सारणी बनाई गई है। जी तो NPK जो है 70-35-70 इतना ये पहले साल के पौधे के लिए, और वही करते करते 750, 350 और 700 ग्राम पर ईयर पर प्लांट हम डालें। तो ये यूरिया की फॉर्म में भी दे सकते हैं, हम सिंगल सुपर फॉस्फेट भी दे सकते हैं और म्यूरेट ऑफ पोटाश भी दे सकते हैं। साथ में अगर हम ये स्पेशलिटी फर्टिलाइजर जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की बात करते हैं, ये 100% वाटर सोल्युबल होते हैं। इन फर्टिलाइजर्स को भी साथ में हम अर्थ, जैसे आधा हमने फोलियर से कंपनसेट कर दिया और आधा हमने मिट्टी में डाला। तो हम ये स्प्रे सारणी भी बनाई हुई है यूनिवर्सिटी ने, तो मैं ये बात करूंगा, चर्चा करूंगा इस बारे में भी। तो ये इसमें क्या है कि हम सॉइल एप्लीकेशन को रिड्यूस कर सकते हैं जी। और बाकी का हमने फोलियर दे दिया। फोलियर इसलिए दिया कि पौधे को इंस्टेंट हमने क्रॉप स्टेज के हिसाब से देना है। जी बिल्कुल सही। जी डॉक्टर साहब, जहाँ आपने सारणी की बात कही तो मैं चाहूँगा कि सारणी भी साझा कर दी जाए ताकि हमारे प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाए हमारे किसान बागवान। तो ये स्पष्टीकृत फोलियर फर्टिलाइजर्स इनकी सिफारिश की गई है। जी तो इसमें क्या है, जो हमने 100% मिट्टी में डालना था, दिसंबर जनवरी महीने में हम मिट्टी में डालते हैं, जी तो उसमें जैसे हम कैन डाला करते थे पहले, SSP डाला करते थे, NMOP 100% डाला करते थे, आज वही 62.5%, देखो 37.5% हम फोलियर से दे रहे हैं। और फोलियर में क्या है, जो मैंने 3 कम्प्लेक्स बताया NPK 19-19-19, 13-0-45 और 00-50, तो ये हम शुरू कब करेंगे? उनको मिट्टी में तो हमने डाल दिया दिसंबर जनवरी के महीने में, इवन फरवरी में जब तक सुप्तावस्था चली हुई जी वो तो डाल दिया 67%। जी और जो बाकी का बचा वो फोलियर के हिसाब से डालना है, और वो डालना है, उसकी मात्रा जो हम रखेंगे वो 0.25%, मतलब 500 ग्राम 200 लीटर पानी में उसका छिड़काव करेंगे। अब 19-19-19 से शुरू कहाँ से किया? जैसे हमने हॉर्टिकल्चर मिनरल का स्प्रे करते हैं, सबसे पहला डोरमेंसी के टाइम यही होता है, या ये हाफ इंच ग्रीन स्टेज पे आता है, तो उस टाइम इस कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर को यूज किया जा सकता है। क्योंकि पत्ते निकलना शुरू हैं, ग्रीन कलर भी हमें चाहिए, बढ़ोतरी भी एकदम से चाहिए, क्योंकि आगे पिंक बर्ड स्टेज आने वाली है, और उस पिंक बर्ड में हमने फ्लावर लेने हैं अच्छी क्वालिटी के। तो नाइट्रोजन 19 गई, 19 ही फास्फोरस गई और 19 ही पोटाशियम गई। और इसके 15-20 दिन बाद जब पिंक बर्ड आने वाली है, देखो पिंक बर्ड जब आएगी 15 दिन बाद, तो उस टाइम हमें बोरोन तत्व है उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ेगी, और इसको तो रिकमेंडेड है कि हमने डालना ही डालना। तो 0.5%, मतलब बोलने का ये है कि इसको हमने पिंक बर्ड भी जब हम बोरिक एसिड के तौर पे यूज़ करेंगे, ये पोलिनेशन में फ्लावरिंग होनी है, पोलिनेशन मक्खियों द्वारा होगी, तो अच्छी फ्रूट सेटिंग होगी, तो ये उस टाइम करना है। लेकिन साथ में ही हमारा कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी आ गया जो 13-0-45 हमने करना है। इस स्टेज पे हमें नाइट्रोजन चाहिए क्योंकि पत्ता बढ़ रहा है और फूल आना है, तो उसकी क्वालिटी के लिए हमें 45% पोटाशियम दिया। तो ये पोटाशियम काम करेगा फ्लावर क्वालिटी के लिए, फ्लावर पोलिनेशन के लिए काम किया बोरोन ने। तो दोनों अगर कंसाइड भी हो जाते हैं तो हम इकट्ठा इनको मिक्स करके स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा। इसके 15-20 दिन तक, यानी कि 15 से 17 दिन या इवन कई बार 22 दिन 23 दिन तक भी फ्लावरिंग फुल ब्लूम हो जाता है। तो जब फुल ब्लूम हो गया तो हमारा अगली स्टेज आ जाती है 00-50 की। फुल ब्लूम हो गया, फ्लावर, मधुमक्खियाँ आई, पोलिनेशन हुई। पोलिनेशन के दौरान उसमें अच्छी सेटिंग भी बनने की संभावना होती है क्योंकि बोरोन भी दिया है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, इलोंगेशन में हेल्प करेगा। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो अच्छी फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन तो होगी, लेकिन क्वालिटी के लिए फिर हमें न्यूट्रिएंट चाहिए पोटाशियम। तो पोटाशियम हमने 00-50 दे दिया। तो इस तरह करके ये पहला साइकिल इसका 45-50 दिनों में पूरा हो रहा है। पहली स्टेज आ गई हमारी हाफ इंच ग्रीन, दूसरी आ गई हमारी पिंक बर्ड स्टेज, और तीसरी आ गई जब हमारी ये सेटिंग वाली, ये पंखुड़ियाँ झड़ने वाली स्टेज। तो पहला साइकिल वहाँ पूरा हो गया। उसके बाद फिर हमारा दूसरा साइकिल चलेगा 15-15 दिनों के अंतराल, फिर तीसरा 15 दिनों के। तो डॉक्टर साहब, मेरे कहने का मतलब जो आपने पूरी सारणी बताई, ये वैज्ञानिकों द्वारा रिकमेंडेड है, और मैं समझता हूँ कि यदि किसान बागवान इसका अमल करेंगे तो अवश्य ही जो है उनकी बागवानी में, फल उत्पादक में उनको जो है सफलता मिलेगी और उनका उत्पादन भी। और बागवान भाइयों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फ्लावरिंग के टाइम
कोई भी स्प्रे ना करें, जी क्योंकि इससे मधुमक्खियों की क्षमता पे फर्क पड़ता है, जी एक्टिविटीज़ पे फर्क पड़ता है। और क्योंकि मधुमक्खियाँ एक प्राइमरी सोर्स है जो पोलिनेशन करेंगी, जी। और ये पोलिनेटर्स हैं, 95% तो पोलिनेशन इनसे होनी जी। है। अच्छी पोलिनेशन, अच्छी सेटिंग, हमें बाद में जो थिनिंग करनी पड़ जाए, लेकिन अच्छी सेटिंग हमें चाहिए। जी। तो इस तरह करके डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और इतनी बारीकी से आपने जानकारी आज के विषय से संबंधित हमारे सभी किसान बागवान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।